CSAT paper is qualifying, but it is the cause of fear for many people. बहुत लोगों को बहुत डर लगता है CSAT से, and in this video I am going to ensure कि आपका जो भी fear है CSAT को लेके वो सारा खत्म हो जाए. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. इस वीडियो में we are going to talk about CSAT. CSAT का टारगेट है वही 33% is the cut off. तो बेसिकली आप देखो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको नेट करेक्ट करने हैं 27. नेट करेक्ट मीन्स कि आपकी नेगेटिव मार्क्स हटा के 27 क्वेश्चंस नीड टू बी नेट करेक्ट. तो सीसैट में जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वो बड़ा सिंपल है. यू हैव टू फाइंड 35 क्वेश्चंस दैट आर इजी फॉर यू. अगर आप 35 क्वेश्चंस दैट आर इजी फॉर यू, इफ यू कैन फाइंड देम, तो आप अबाउट 1.5 आवर्स में इनमें इंश्योर कर सकते हो कि आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी ले लो और बाकी आधे घंटे में कुछ और 5-10 क्वेश्चन कर लो और आपका काम चल जाए. आइडली यू शुड बी अटेम्प्टिंग अराउंड 50, बट अगर आप 50 अटेम्प्ट कर पाते और 50 के बियॉन्ड अटेम्प्ट कर पाते तो आप ये वीडियो खोलते ही नहीं. सो यू आर समवन, आई एम अज्यूमिंग, जिसको सीसैट में प्रॉब्लम है, हु इज गेटिंग लेस मार्क्स, हु इज स्टक इन दो 70-60 इस तरह के मार्क्स में आप स्टक हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो. तो यहाँ पे टारगेट है, देखो अपने को 27 नेट करेक्ट करने हैं. 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है. आपके लिए कुछ चीजें आसान होंगी, कुछ चीजें डिफिकल्ट होंगी, बट द थिंग्स दैट आर इजी फॉर यू आर इजी फॉर यू. तो आप उनमें अगर 35 क्वेश्चन ढूंढ लो जो आपके लिए इजी हैं तो आपका काम चल जाएगा. ये कैसे करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हैंडल करना है, ये सारा हम इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे. नाउ पहले कुछ जनरल प्रिंसिपल्स. जब आप फुल लेंथ टेस्ट दो जीएस का तो साथ में सीसैट जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है. सीसैट को इग्नोर नहीं करना, ये तो आई थिंक अब सबको पता है, राइट. डू नॉट चेक आंसर्स इन बिटवीन अ जीएस एंड अ सीसैट पेपर. ये अभी की टेस्ट सीरीज के लिए ट्रू नहीं है. टेस्ट सीरीज में आप करो चेक, कोई दिक्कत नहीं है. उस दिन वहां जाके ऑन 28th में डू नॉट चेक द आंसर्स इन द 3 hour गैप इन बिटवीन ऑफ द जीएस पेपर. अगर आपने ये कर लिया, you have increased your probability of failing the CSAT by 100%. ओके, बहुत चांस है कि आप CSAT फेल हो जाओगे अगर आपने ये कर लिया तो ये बात ध्यान से याद रखना कि बीच में आंसर चेक नहीं करने हैं. देन फ्लिपिंग टेक्निक, ये इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ऑल राइट, CSAT के 3 कंपोनेंट है, मैथ्स है, रीजनिंग है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको अभी समझाऊंगा इसी वीडियो में काफ़ी डिटेल में. मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं. मैथ्स और रीजनिंग में देखो यार, मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ हियर आई वुड लाइक टू थैंक नॉट IAS9. दिस पर्सन हैज क्रिएटेड अ कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम इन वन प्लेस फ्रॉम 2015 to 2022. ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ये फाइल कैसी दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. पहले जो नंबर सिस्टम, रेशियो, टाइम, इन सब में डिवीजन है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन आए हैं. उसके बाद व्हाट ही हैज डन इज ही हैज सॉर्टेड आउट क्वेश्चंस लाइक दिस. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑन नंबर्स एंड इक्वेशन फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 1 वाज 2015. यहाँ देखो नंबर 10 लिखा है, तो दिस इज द 10th क्वेश्चन ऑफ 2015 का पेपर. तो आपको ये चीज़ क्यों हेल्प करेगी कि ये 10th क्वेश्चन है? इस फाइल के एंड में मैंने 2015 से 2021 की आंसर कीज भी अटैच कर दी हैं. सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो. ऐसी 92 पेजेस की फाइल है, सारे क्वेश्चंस 2015 से 2022 के उसमें हैं, मैथ्स और आरसी के. अगर आपने ये कर लिया तो वैसे ही आपका सीसैट कोई नहीं रोक सकता. एंड एंड में मैंने ये अटैच कर रखा है, ये एक्चुअल यूपीएससी की आंसर की है. अब देखो वहां 2015 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस हो रहा था, तो 2015 क्वेश्चन 10 आंसर इज ए. तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है. तो आप खुद से प्रैक्टिस करो, आंसर की आपको एंड में अटैच्ड मिल जाएगी. तो योर आरसी एंड मैथ्स, दिस थिंग, सॉरी योर मैथ्स एंड एलआर, दिस थिंग इज डन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, राइट. इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आने से पहले आपको ये लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स आएगा कैसे, लाइक हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. ये समझने के लिए भाई किसी भी यूट्यूब वीडियो पे आप जाओ, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में PYQ सॉल्व कराने की टेक्निक्स बता रखी हैं. एड सारथी की वीडियोस हैं, ओनली IAS ने कल शायद परसों एक वीडियो डाली है. यू कैन टेक एनी ऑफ देम, सब ने ठीक ठाक समझा रखा है. उनसे लॉजिक समझो, खुद से इस 92 पेज फाइल को यूज करो, एंड वंस यू डू दैट यू विल बी प्रोफिशिएंट इन LR एंड मैथ्स.
लास्ट चीज रहती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो 3 चीजें आती हैं सीसैट में, देयर इज एलआर, देयर इज मैथ्स, देयर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यू कैन बी बैड एट मैथ्स, ठीक है, ये हो सकता है कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं करना, बट एक में आपको एवरेज होना पड़ेगा एंड एक में आपको गुड होना पड़ेगा, राइट? सो आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स यू हैव टू बी गुड इन एटलीस्ट वन, एवरेज इन एटलीस्ट वन एंड लाइक बैड इन वन, दैट विल वर्क। तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं नाउ। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो, आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम निकिता, शी इज माई फ्रेंड हु हैज अ 99.9 परसेंटाइल इन कैट इन इंग्लिश, राइट? विद हर आई हैव क्रिएटेड द फॉलोइंग स्लाइड्स टू हेल्प यू। इसमें क्या है, मैं आपको पहले कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि कैसे आप आरसी के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, एंड देन आई विल डू सम क्वेश्चंस विद यू लाइव। आई विल डू सम क्वेश्चंस विद यू टुडे, जो टफ क्वेश्चंस हैं 2020 और 2019 के, मोस्टली 2020 के, वो हम साथ में इसी वीडियो में करेंगे। नाउ पहला प्रिंसिपल है स्पीड रीडिंग। ये कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा। देखो आइडली इसकी जरूरत नहीं पड़ती इफ यू आर गुड एट फ्लिपिंग, राइट? इफ यू आर गुड एट फ्लिपिंग इसके बिना काम चल सकता है, बट सीसैट में टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा है, देयर इज अ ह्यूज टाइम क्रंच। लगता ही है कि 2 घंटे में 80 क्वेश्चन, बहुत टफ है वो, राइट? सो टाइम क्रंच हो उस टाइम पे यू कैन यूज स्पीड रीडिंग। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इसको कैसे यूज करना होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा, एंड देर आर सर्टन वर्ड्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? फोकस वर्ड्स सबसे पहले हैं ड्यू टू, बिकॉज, ऑल्सो, बाय, अनलेस, मोर ओवर, बिकॉज दीज आर शोइंग द कॉजालिटी। कॉजालिटी मीन्स कि ये चीज इस वजह से होती है। दीज आर फोकस वर्ड्स, इन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पैराग्राफ में हाईलाइट करने हैं। देन सर्टन एडवर्ब्स दैट शो इंटेंसिटी लाइक हेविली, टोटली, एंटायरली, टू मच। इससे आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कौन सी सही है कौन सी नहीं है ये देखने में हेल्प होगी, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी समझ आएगा। देन इलैबोरेशंस एंड एग्जाम्पल्स, दे आर रिडंडेंट। अगर किसी पैसेज में कोई बात लिखी है उसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट किया हुआ है, वो रिडंडेंट है, वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। एग्जाम्पल्स आर द सेम वे, नंबर्स एंड फिगर्स दे आर द सेम वे, राइट? ये चीजें सेम है, ये आपको अभी मैं थ्रू द क्वेश्चन समझाऊंगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यार देखो सीसैट में जो पैसेज है उसमें क्लियर कट है दैट यू हैव टू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, बट आपकी कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज ये तो कहीं नहीं जा रही ना, दिस कैन स्टिल स्टे, राइट? वो जो भी पैसेज लिखा है वो किसी एलियन ने तो लिखा नहीं है, यूपीएससी ने किसी बुक से लिखा होगा या किसी इकोनॉमिक सर्वे से उठाया होगा या किसी नॉवल से उठाया होगा, दैट्स ऑल दे डू, राइट? आप देख लेना, इफ यू ट्रेस बैक यू विल फाइंड कि इकोनॉमिक सर्वे से पैसेज उठाए हुए हैं। दैट डज नॉट मीन आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने लग जाओ, बट इट डज मीन कि कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज तो वहां भी यूज हुई होगी ना, तो ये आप अपने दिमाग में रखो। देन एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कहीं भी लाइफ में, इवन इन जीएस, इवन इन सीसैट, इवन इन इकोनॉमिक सर्वे, आपको कहीं भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिले तो वो जनरली सही नहीं होती। तभी आपको इन डिग्री एडवर्ब्स पे फोकस करना होता है कि अगर कहीं टोटली एंटायरली लिखा है उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, राइट? अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑप्शन में है तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ यार ये सही नहीं होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो जब आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उनमें कुछ चीजें आती हैं, इन्फरेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन। इन सब का क्या मतलब होता है? कंक्लूजन या इन्फरेंस की बात है जो हम बनाते हैं बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट वी नो। सो इफ इन्फरेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच मस्ट बी ट्रू if the given information is true. If A is true, I can infer that B is true. So inference is based on facts, it is based on evidence. So what is the rule to remember? You will have the passage first. Passage में लिखी है line A, इससे inference है B, right? Then assumption. Assumption is a statement जो true है for the given information to be true. Meaning if A is true, then B will be true. तो अगर मैं पैसेज की बात करूं, अजम्पशन उससे पहले आता है। तो टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल हियर, लेट मी टॉक अबाउट वेरी सिंपली अर्बन लोकल बॉडीज। तो मान लो मैं यहां पे कहूं सिटीज हैव अर्बन लोकल बॉडीज, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अर्बन लोकल बॉडीज आर पुअरली गवर्नड, दिस लीड्स टू बैड लाइफ इन द सिटी। तो अगर पैसेज यहां है
urban local bodies are poorly governed. So you can assume that cities have urban local bodies, and you can infer that because urban local bodies are poorly governed, the life in the city is bad. Right? So passage से पहले है assumption, passage के बाद है inference या conclusion. Okay? Now, there is implication and inference also. Implication is saying something indirectly. So even though he says he is happy, his expression implies that he is lying. Right? Inference we already know. Conclusion based on evidence. यहाँ पे क्या evidence था? Urban local bodies are poorly governed, so I can conclude, I can infer that life in the city is not that good. Now, इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. I'll do the questions with you, तब आपको समझ आएगा. राइट, पहले मैं आपको समझाता हूं द प्रिंसिपल ऑफ स्पीड रीडिंग. ठीक है, आपका काम है कि आपने ये पैसेज पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है जैसे मैं आपको बताऊंगा. इस लाइन के इधर जो वर्ड लिखा है और इस लाइन के इधर जो वर्ड लिखा है वो आपने एक्टिवली नहीं पढ़ना. एंड सेकेंड, यू फॉलो माई पेन. जैसे मैंने यहाँ पे स्पीड हाईलाइट किया, यू रीड स्पीड. मैंने रीडिंग हाईलाइट किया, यू रीड रीडिंग. जो मैं मेरे पेन के साथ साथ चल रहा है, आप बस वो रीड करो. इस पैसेज को हम रीड करते हैं. जस्ट रीड विद मी. फॉलो द पेन. अब मुझे एक बात बताओ. इफ यू रेड द पैसेज विद मी, राइट, एंड इफ यू वर फॉलोइंग द पेन, यू वुड हैव अंडरस्टूड कि डिस्पाइट नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस लाइन, आपको ये सारे वर्ड्स विजिबल हुए. एंड यू आर यूजिंग व्हाट, अ फिजिकल पेसर, सो यू आर फास्टर एट रीडिंग द पैसेज. व्हाई? बिकॉज हमारी आईज को आदत नहीं होती ऐसे जाने की. हमारा जो विजन है दैट इज ब्रॉड, वो ऐसे देखता है. यू लुक एट एवरीथिंग, राइट, यू डोंट लुक एट जस्ट वन लाइन. सो व्हेन आई एम हाईलाइटिंग दिस, ये वर्ड आर एंड एंश्योर आपको ऑटोमेटिकली विजिबल होगा इवन इफ यू फोकस हेयर. तो दिस इज द आइडिया ऑफ स्पीड रीडिंग. अगर आपको कोई पैसेज पढ़ना है, टाइम कम है, पैसेज बड़ा है, आप एक बार स्कैन करना चाहते हो पैसेज से, यू कैन यूज दिस टेक्निक. अगर आपने मेरे साथ ये फॉलो किया है एक्चुअली, तो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि सिर्फ इतना करके भी आपको पूरा पैसेज समझ आया है. अब ये एक 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. पैसेज का हमने स्पीड रीड कर लिया. तो टेक्स लेस देन 30 सेकेंड्स टू स्पीड रीड अ पैसेज. ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. मतलब पैसेज देन कंक्लूजन, पैसेज देन मैसेज. ठीक है, यही बात है. ठीक है, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. मैंने, लेट्स फॉरगेट अबाउट द आंसर. अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस. कुड बी. Urban local bodies are not efficient enough to meet the water requirement of our cities. Could be. Water shortage in our cities is a perennial problem that cannot be solved. ये किसी भी पैसेज की इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, किसी भी पैसेज का ये मैसेज नहीं हो सकता कि भाई इतनी प्रॉब्लम है. इट इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम, मीनिंग द प्रॉब्लम इज नेवर एंडिंग एंड कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी. ये तो है नहीं. दिस ऑब्वियसली यू नो दिस इज नॉट ट्रू. In view of the water crisis in our cities, there is an urgent need to limit the population of cities by adopting an upper limit of population size. I'm sure even you understand कि this cannot happen, right? This is saying कि इस city में 1 लाख से ऊपर लोग आएंगे ही नहीं. Even general knowledge and a speed reading of the passage will tell you कि ये options तो यहाँ है ही नहीं, right? So now just in 30 seconds by doing the speed reading, 30 seconds भी बहुत ज़्यादा है इसको speed read करने के लिए, we have eliminated 2 options. ठीक है, अब अपन 2 ऑप्शन देखते हैं, ए एंड बी. अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस. राइट, यही है. अच्छा, आपको क्या बताया था? देयर आर सम फोकस वर्ड्स लाइक अनलेस एंड देयर आर सम इलैबोरेशंस. अब ध्यान से देखते हैं. अर्बन लोकल बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन आवर सिटीज अनलेस फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर पुट इन प्लेस. इसका क्या मतलब? अब ये अनलेस क्यों है यहाँ फोकस वर्ड? ये कह रहा है भाई कि अर्बन लोकल बॉडीज सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर तभी दे सकती हैं जब उनके पास पैसे हों.
क्यों? बिकॉज वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट. क्यों वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट? In collecting it from natural source, treating it, laying a distribution network of pipes, requiring investment in sewage treatment plant. ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, बट आप देख रहे हो दिस इलेबोरेशन इज सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट. हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये आपके दिमाग में भी है और आपने पढ़ लिया. अब इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड नाउ यू नो क्वेश्चन कहां से है, सो यू नो वेयर टू फोकस ऑन. अब देखो, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिटीज. इनकी एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, इट्स जस्ट अबाउट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स. यहां है मोस्ट क्रिटिकल वर्ड. आंसर हियर इज ए, बिकॉज यू हैव टू रिकवर कॉस्ट. तो मैसेज क्रूशियल, लॉजिकल, द इम्प्लीकेशन. मैंने पैसेज पढ़ा, मुझे समझ आया कि अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा चाहिए इफ दे हैव टू डू सस्टेनेबल वाटर डिलीवरी. व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट. राइट? तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? इसमें आंसर है ए. इन ऑप्शंस में वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहां दिख रही है. राइट? ओके. अब देखते हैं, इसी पैसेज के बेसिस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया अजम्पशन का. तो अब अजम्पशन करके देखते हैं. लुक एट दिस अजम्पशन क्वेश्चन. अजम्पशन का मतलब है यहां से, लाइक इफ यू हैव दिस देन यू विल हैव दिस, एंड देन इफ यू हैव दिस देन यू विल हैव दिस. मतलब यू विल रीड दीज स्टेटमेंट्स फर्स्ट देन गो टू द पैसेज. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तभी पैसेज का सेंस बना रहा है. अच्छा, रिच सिटीज ओनली, एक्सट्रीम वर्ड, कैन इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर. यहां ये कह रहा है कि रिच सिटीज ओनली कैन इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिलीवरी ऑफ वाटर. रिच सिटीज की बात नहीं हो रही. राइट? एंड यहां जो बात हो रही है, दे कैन से दैट इफ दे वर रिच इनफ टू मीट द एंटायर कॉस्ट, वॉट एवर वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री. फ्री डिलीवरी इज नॉट सस्टेनेबल डिलीवरी. राइट? सस्टेनेबल डिलीवरी है ये काम. एंड ये बात बोलना कि रिच सिटीज ओनली कैन इंश्योर द सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, ये तो वैसे भी इवन फ्रॉम कॉमन सेंस यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये बात सही नहीं हो सकती. तो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज मींस मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउसहोल्ड्स. दिस वाज दैट इलैबोरेशन. आंसर हियर इज बी. और कुछ क्वेश्चन करते हैं. अब ये एक रूल है जो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो फिगर्स इंक्रीज डिक्रीज अर्लियर बिफोर, ये सब हटा देते हैं. अब ये पैसेज आपको दिखा सी सैट में. राइट? तो क्या हम यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे? नहीं. हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे. पहले हमने क्या देखा था? अजम्पशन, देन पैसेज, देन क्रिटिकल मैसेज. यहां पे पहले अजम्पशंस का क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज. मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है अभी. अब देखो, स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल व्हेन फार्म्स आर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल. इफ दिस वॉज ट्रू, तो इंडिया में स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज इंडिया में फार्म्स आर मेनली एंड स्मॉल एंड मार्जिनल ओनली. आपको भी पता है कि इंडिया में मोस्टली फार्म्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल. ये स्टेटमेंट विल नेवर बी ट्रू. राइट? मैंने नहीं पढ़ा अभी, ये अज्यूम कर ही नहीं सकता मैं पैसेज पढ़ने से पहले. तो मुझे लग रहा है लाइकलीहुड है दैट दिस इज रॉन्ग. अब अ गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर. यस, कुड बी. ओके, आई डोंट नो, आई विल हैव टू रीड द पैसेज. India needs to build value chains for high value agri products like livestock and horticulture. सुनने में सही लग रहा है. ठीक है. Higher global prices of agriculture commodities are essential for India's poverty reduction. अब देखो ये कितनी weird बात है. This is assuming that India की poverty reduction तभी हो सकती है when there are global prices of agriculture commodities are high. तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है भाई कि पावर्टी रिडक्शन डज नॉट ओनली हैपन थ्रू एग्रीकल्चर इनकम ना, और बहुत तरीके हैं पावर्टी रिडक्शन के. श्योर, एग्रीकल्चर इनकम इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, बट देयर आर मेनी अदर वेज. तो ये स्टेटमेंट सुनने में ही गलत लग रही है. अब अपन पढ़ते हैं पैसेज. एग्रीकल्चर स्टिल एंगेजेस अबाउट हाफ ऑफ, देखो जस्ट सी व्हाट आई एम रीडिंग. इतना पढ़ेंगे एंड वील अंडरस्टैंड द होल थिंग. यहां तक क्या समझ आया कि चाइना वियतनाम में फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इंडिया में स्लो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. राइट? ये तो पूछा ही नहीं था. फिगर्स ये सब इररेलेवेंट है. ये देखो, एज अ रिजल्ट यहां पे क्या समझ आया कि कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम आर पेस वॉज स्लो इस टाइम पे, बट बाद में वो काफ़ी इंक्रीज हो गई. और हमने यहाँ पे क्या किया, जो प्राइस सिनेरियो था विद रिलेटिव टू लाइक ऑफ ग्लोबल प्राइसेस एग्रीकल्चर, वो बढ़ गया. यहाँ पे ये समझ आया. चलो
यहाँ क्या समझ आया कि जब ग्लोबल प्राइस बढ़ गया तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। फिगर्स इरेलेवेंट है, उससे क्या हुआ कि हमारा एग्री ट्रेड बढ़ गया, उससे क्या हुआ फार्म वेजेस बढ़ी और उससे पॉवर्टी कम हो गई, राइट। बट अब यहाँ देखो पॉवर्टी कम होने का रीजन एक्चुअल क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, राइज ऑफ फार्म वेजेस, नॉट राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस, राइट। एंड ये नहीं भी होता, इवन विदाउट दिस वी कुड हैव हैड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। So now if we go to the question, higher global prices of agriculture are essential for poverty reduction, ये assume नहीं कर सकता मैं इस passage में, right, because even without this there could be some private investment. So answer here 4 and 1 तो चलो है ही गलत, ये तो वैसे ही आपको पता है, तो answer here is 2 and 3. अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसी पैसेज का मैसेज है, राइट। अब हमने पैसेज पढ़ रखा है, देयर वाज व्हाट assumption, देन पैसेज, देन मैसेज या कंक्लूजन। अब देखते हैं, इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, ऐसी कोई बात हो रही है? नहीं। इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, ऐसी कोई बात हो रही है? नहीं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई बात हो रही है? नहीं। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज की टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर, ऑफ कोर्स ये तो दिख ही रहा है पैसेज में, दिस इज द बेसिक आइडिया। तो अगर आपको अजम्पशन के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अजम्पशन वाले क्वेश्चंस छोड़ देना, बट ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं बिकॉज दिस इज जस्ट डिराइविंग फ्रॉम द पैसेज। ये आपको आगे फ्लिपिंग टेक्निक में दिखाता हूं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रीड विद मी। देखो वी रेड दैट इन अबाउट 10-15 सेकेंड्स, बट स्टिल हमें समझ आ गया है। अब क्रक्स की बात हो रही है, आइडली हमें क्वेश्चन पहले पढ़ना था, बट आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्पीड रीडिंग टेक्निक टू यू इन केस यू डोंट हैव टाइम। अब आप क्रक्स पढ़ो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट करंटली यूज्ड इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स, ऐसी कोई बात हुई तो थी, बट ऐसी क्या बात हुई थी कि भाई इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी, नॉट यूजिंग इट एज पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी एन ऑप्शन, राइट। तो ये तो नहीं कहा कि अभी यूज नहीं हो रही, दे आर जस्ट सेइंग कि लेटर इफ इट इज नॉट यूज्ड इट इज अ प्रॉब्लम, राइट। देन अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, बायोटेक्नोलॉजीज रोल इज नॉट कन्फाइंड टू द करंट प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स, ये तो एज इट इज लिखा है। द बायोटेक्नोलॉजीज रोल इन एग्रीकल्चर and the regulation of the same cannot be understood solely in the context of current generation of GM crops. It is as it is written in the passage. Answer here is C. Option 4 भी पढ़ के देख लो, negative impacts of biotechnology are not properly understood. Not important, right? तो यहाँ पे answer will be C because it is given directly in the passage. तो हमें क्या समझ आया है? What are the principles that we have understood? The first principle is that you read the question first. Question पहले पढ़ो, ठीक है। सेकेंड थिंग, देर आर सर्टन फोकस वर्ड्स, अनलेस, बाय, बिकॉज, ड्यू टू, मोर ओवर, राइट। दीज वर्ड्स आर इंडिकेटिंग व्हाट, कॉजालिटी, इन वर्ड्स को करना है हाईलाइट। देन हेविली, टोटली, एंटायरली, टू मच, दीज आर शोइंग इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इलेबोरेशंस रिडंडेंट, एग्जाम्पल्स रिडंडेंट, फिगर्स पे फोकस नहीं करना, एंड व्हाट वी हैव टू डू, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, अवॉइडिंग एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। अब आपको ये बात समझ आई है? अब आप प्रैक्टिस करो सीसैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। अजम्पशन वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, बट यू डू दिस प्रैक्टिस नाउ बाय योरसेल्फ। नाउ अब बात करते हैं फ्लिपिंग टेक्निक की। मैंने आपको बोला था यू हैव टू फाइंड 35 इजी क्वेश्चंस। ऑल दीज थ्री, मैथ्स, आरसी एंड एलआर, विल यूज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो आइडली द टेक्निक इज, आप पहले 10-12 क्वेश्चन करो आरसी के, फिर 10 क्वेश्चन करो एलआर के, देन यू डू मैथ्स के 10 क्वेश्चंस, देन वंस योर ब्रेन गेट्स टायर्ड यू देन गो टू आरसी अगेन। कभी भी ये मत करना कि मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन कर दूंगा, होगा ही नहीं। यू आर गोइंग टू बी वेरी टायर्ड। यार आप ऑलरेडी एक जीएस का पेपर दे चुके हो जिसमें आपको कितना कुछ याद रखना था, एंड यू हैव 3 आवर्स। ट्राई एंड स्लीप इन दिस 3 आवर्स ब्रेक में। पेपर का आंसर बिल्कुल चेक मत करना, सीसैट पे जाना, सीसैट पे जाके go for maths, RC and LR
एंड देन डू ऑल्टरनेशन, आरसी करो 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। अब ब्रेन यू विल गेट टायर्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, देन गो टू एलआर, देन गो टू मैथ्स। नाउ फ्लिपिंग से और क्या होता है, फियर रिड्यूस होता है, लेट्स सी दैट। ये 2022 का सीसैट है, जो इस साल जो मैंने प्रीलिम्स दिया था उसका सीसैट है ये। तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना था। पहला क्वेश्चन देखो, एक पैसेज है, पैसेज नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना है। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई मैसेज नहीं, कोई अजम्पशन नहीं, कोई इन्फ्रेंस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करी यहाँ पे, सीधा 1 2 3, मतलब डायरेक्ट होगा यहाँ पे आंसर। यू टेक दिस क्वेश्चन, डोंट सॉल्व इट, टेक इट, आसान है क्वेश्चन। वन क्वेश्चन आई फाउंड दैट इज इजी। सेकेंड, developed countries can support developing countries transition to sustainable human development। अब अगर आपने like if you have read environment or if you have read environment with me, if you've read with me तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ क्यों लॉजिकल है, राइट। यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस इन डिटेल। तो देखो उन्होंने भी कहीं किसी बुक से ही उठाया है, राइट। सो यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट मच, उतना आपको नहीं करने की जरूरत। जो बुक से उठाए दे विल बी सम लॉजिक, सम जनरल नॉलेज विल बी देयर, राइट। अब देखो यहाँ पे भी कोई अजम्पशन, कोई बात नहीं हो रही, मतलब आंसर विल बी डायरेक्ट हियर। 2 क्वेश्चन मैंने टिक कर लिए, सॉल्व नहीं किया अभी। देन थर्ड पैसेज, कोई बहुत बड़ा पैसेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू पैसेज गिवन अबव, डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो, राइट, अगेन देयर इज नो अजम्पशन, नो मैसेज, तो ये क्वेश्चन मैंने टिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देखा सीक्वेंस। अब मैं सीक्वेंस में वीक हूँ, मुझे नहीं आता था सीक्वेंस करना, मैंने काट दिया। इसका मतलब ये नहीं है मैं ट्राई नहीं करूंगा, बट मैं फर्स्ट राउंड में ट्राई नहीं करूंगा। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन ट्राई करूंगा। ये फ्लिपिंग टेक्निक इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने की है। अब ये देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन एंड दिस मस्ट बी मैथ्स, इसमें दिख रहा है ना, मेरे को लग रहा है टफ होगा, छोड़ दो। दिस क्वेश्चन देखो, ये क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्वेश्चंस मुझे इजी लगते थे कि एक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर जाएगा, लेफ्ट गया, राइट गया, आप ड्रॉ करके आराम से कर सकते हो इनको। इसमें बस आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। दिस क्वेश्चन आई फाउंड इजी, मेरे को लग रहा है मैं कर लूंगा, तो 6 मार्क, ठीक है। नाउ जून, ये कौन सी डेट होगी, कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको आता है तो आपको आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैंने पढ़ रखा था, आता है, बात खत्म, मार्क कर लिया, सॉल्व नहीं करना अभी। बिल फॉर ₹1840 इज पेड इन दिस मच डिनोमिनेशंस। मुझे लग रहा है क्वेश्चन बड़ा है, तीनों स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेंगी, छोड़ो, मैंने क्रॉस कर दिया। देन विच अमंग देम इज द स्मॉलेस्ट, इसका एक सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, आप सबको 2 के पावर में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा, राइट। मुझे लग रहा है मैं कर लूंगा, क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिया। ऐसे करके आई विल कीप गोइंग फॉरवर्ड। अब ये देखो, ये पैसेज आया, छोटा सा पैसेज, एक क्वेश्चन है, तो मैसेज वाला मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। अजम्पशन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है, बट मैसेज में कर सकता हूँ। आई मार्क्ड इट। देन नाउ यू लुक, दिस इज अ बिग पैसेज। कह रहे यार ये तो काफी बड़ा पैसेज है, मेहनत लगेगी इसको पढ़ने में। बट पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज द मेथोडोलॉजी टू काउंट द पुअर डिबेटेबल, मीनिंग कोई अजम्पशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इन्फरेंस नहीं, सीधा यहाँ पे आंसर होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 देखो, ये भी उसी पैसेज पे है। So just by reading one passage, I am going to get access to 3 questions. Bonus 100% करूंगा मैं। So I will take this कि यार ये तो करना ही है। Now अब ये देखो, ये 3 किलोमीटर रेस स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और थोड़ा रेशियो से कनेक्टेड है, राइट। दिस आई कैन डू। कोडिंग डिकोडिंग में आई वॉज गुड, इसका एक तरीका होता है, मुझे आता था, तो आई विल मार्क इट कि हायर मैं कर सकता हूँ। सॉल्व नहीं करना। देन यू कीप डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, यू कीप गोइंग थ्रू द पेपर। अब ये देखो, यहाँ पे एक पैसेज है, पैसेज में 3 क्वेश्चन है, बट तीनों में अजम्पशंस हैं, राइट। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते मेरे को, आई एम नॉट गुड एट अजम्पशंस, तो मैं नहीं करता ये। देन इस तरह के क्वेश्चन फैमिली ट्री वाले मैं कर लेता था, राइट। दिस इज डूएबल। सो नाउ यू कीप मार्किंग अगेन। देखो ये एक पैसेज है, बट इस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर है यहाँ पे। अगेन पैसेज है, सीधा आंसर है यहाँ पे, तुम इसको मार्क कर लो, ये इजी है। अब यहाँ पर एक अजम्पशंस वाला क्वेश्चन है, उसी पैसेज पे 3 है, बट एक क्वेश्चन अजम्पशन का है, तो इसको मैं मार्क कर सकता हूँ क्योंकि मैं बाकी 2 तो पढ़ूंगा ही ना। दिस इज अ स्मॉल पैसेज एंड देयर इज वन क्वेश्चन इज क्रक्स और मैसेज इज ईजी, सो आई विल डू इट। ये क्वेश्चन है, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपको ये नहीं आता कैसे करना है तो देयर इज अ वे टू डू इट, आपको सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना होता है। बट राइट, इफ यू नो दिस यू मार्क कि हाँ यार सही है, राइट। सो यू हैव टू मार्क सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि मेरे लिए ईजी हैं। अगेन पैसेज
छोटा सा पैसेज, 2 क्वेश्चन एंड दैट टू नो अजम्पशन क्वेश्चन, बिल्कुल मार्क कर लो, राइट। सो यू कीप डूइंग दिस थ्रू आउट द पेपर, यू कीप मार्किंग कि हाँ यार 80 क्वेश्चंस तक आप चलते रहो और आप मार्क करते रहो, राइट। अब देखो ये अंडरलाइन टोन विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब ये वर्क का क्वेश्चन है, जैसे मैं वर्क नहीं पढ़ के गया तो मैं इसको काट दूंगा, वर्क पढ़ के गया हूं तो मैं इसे टिक कर दूंगा। तो आप पहले 5-10 मिनट इस काम पे लगाओ, राइट। इंप्लीकेशन, मेन आइडिया ऑफ पैसेज, आपको लग रहा है कर सकते हो, आप कर लो। यू विल नोटिस दैट यू विल गेट अबाउट 40 क्वेश्चंस जो आपको लगेगा यार मैं कर सकता हूं। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको पहले 5 मिनट में कॉन्फिडेंस आ गया कि यार 40-45 क्वेश्चन अपने किए हुए हैं, कैसे नहीं निकलेगा सी सेट भाई, क्वालिफाइंग ही तो है, राइट। तो नाउ लेट्स गो टू योर क्वेश्चंस दैट यू हैव सेंड टू मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल पे आपको वो पूरी फाइल भी अपलोडेड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको आपके जो क्वेश्चंस भेजे हैं अब वो मैं एड्रेस कर देता हूँ। AKN, चारू एंड शुभी, दे हैव कंपाइल्ड दिस क्वेश्चन, सो थैंक यू टू देम। अब आंसर करते हैं। हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, ये तो हो गया, फ्लिपिंग टेक्निक से हो जाएगा। नाउ हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट स्पेशली फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। आप बार बार चेक करते रहते हो, मत करो चेक, बिकॉज इफ यू हैव आइडेंटिफाइड 40 क्वेश्चंस तो योर एम शुड बी दैट यू हैव टू हिट दीज 40 in 1.5 hours, राइट। खुद को इवेल्युएट करना इज अ मेन प्रॉब्लम, राइट। खुद को इवेल्युएट करोगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बार बार चेक करके क्या हो जाएगा, अगर मान लो सही भी है या मान लो गलत भी है, आप बाकियों को छोड़ रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ शुरू में ही 5 मिनट में इजियर क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपको 45 शुरू में मिलेंगे ना तो ठीक है यार, 5-6 गलत तब भी आप करोगे, कोई बात नहीं। नेट तो 27 ही करेक्ट चाहिए, 40-45 क्वेश्चन हमेशा ईजी होते हैं सी सेट में, ओके। यार ये तो ऑब्वियसली द आंसर इज PYQ, बेटर जज ऑफ प्रिपरेशन इज PYQ, राइट। पैसेजेस विद नैरो और ब्रॉड व्यूज, पैसेज आई हैव डेल्ट विद इन डिटेल। विदाउट मैथ्स क्यों करना है क्लियर आपको सी सेट विदाउट मैथ्स, एंड क्यों आपने झंडे गाड़ने, आप आराम से डिटेल में पढ़ो मैथ्स, क्या दिक्कत है। इफ यू डोंट हैव अ मैथ्स बैकग्राउंड आप PYQ कर लो, PYQ की वीडियोस देख के PYQ के कंसेप्ट समझ लो। RC में ठीक ठाक हो जाओ और LR और मैथ्स में जस्ट बी एवरेज, ये ना हो कि बिल्कुल आप देखते ही डर जाओ, ये करोगे तो दिक्कत होगी। assumption based questions we have seen. Speed in reading comprehension I have told you. Mathematics based questions में देखो यार, speed is not that important, finding easy question and doing it. 20 probable topics, भाई do PYQ, सारे PYQ कर लो, बहुत क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, बस उनमें फिगर्स चेंज होती हैं। अप्रोच टू RC हम देख चुके। सॉल्विंग द पेपर, वही सॉल्विंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आप मैथ्स, RC और LR के इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, RC के 10 क्वेश्चन करो, फिर LR करो, फिर मैथ्स करो, फिर रिपीट, कीप जगलिंग बिटवीन दीज, क्योंकि आपका ब्रेन टायर्ड होगा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। हाउ टू चूज करेक्ट आंसर, देखो यार ये तो कईयों में प्रॉब्लम आएगी। आई हैव टोल्ड व्हाट आई कैन विद रिगार्ड्स टू RC, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल से करोगे तो 10 में से 8 तो आप सही कर ही दोगे। Enhancing vocabulary, you can read the newspaper but just read the editorial and just for vocabulary, right? Okay, ये मैं कर चुका हूँ कि what you are supposed to do in inference, assumption, implication, etc. Equation problems, you can watch any videos that people have posted. Only IS की वीडियो देख लो या wherever HRT की देख लो, Ayush sir is doing a good job there. So you can like take any particular video और आप PYQ सॉल्व देख लो। अब PYQs हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। और अगर एक टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे इक्वेशन वाले, छोड़ दो इसको। कोई थीम नहीं है जो हमें सी सेट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रिपेयर करने हैं, बस GS बहुत है, राइट। रिकमेंडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, आई शुड से 45+ वुड बी वेरी सेफ फॉर यू। एंड वही है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग भी आपको बता दिया, एक पर्टिकुलर जगलिंग ऑर्डर आपने पिक करना है। मैं जनरली क्या करता था, आई यूज्ड टू डू RC फर्स्ट, देन सम LR, देन मैथ्स। जब मैथ्स से फिर मेरा दिमाग बोर हो जाता था, आई गोज टू गेट टायर्ड वेरी अर्ली, मेरा भी मैथ्स अच्छा नहीं है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई बिकेम अ डॉक्टर। देन अगेन आई वेंट टू RC। यार मॉक टेस्ट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर सी सेट के लिए तो मैं कहूँगा PYQ कर लो, PYQ ही करो, बल्कि मॉक टेस्ट मत दो। PYQ में जो आपको फाइल दे रहा हूँ मैं 92 पेजेस की, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप इस फाइल को यूज करके सॉल्व कर लो। टाइम मैनेजमेंट ऑफ डे ऑफ एग्जाम मैं आपको ये बता चुका हूं कि बीच में आंसर चेक मत करना, और कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया है। इफ यू फाइंड सच अ पैसेज दैट इज लेंथी एंड ट्रिकी, डोंट डू इट। हैवंट प्रैक्टिस फॉर CSAT येट, यू डू PYQs फॉर LR एंड मैथ्स, एंड आप RC में
यू फॉलो दिस एंड उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो 5 साल के, आपका पक्का सीसैट निकलेगा अगर आपने शिद्दत से किए हैं तो। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मींस यू विल बी डूइंग 400 क्वेश्चंस एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपका पक्का सीसैट हो जाएगा इतने से, अगर आपने इनको अच्छे से किया तो, राइट। ये एंजाइटी मेंटल डिलेमास इसलिए हैं क्योंकि आप शुरू में फ्लिपिंग नहीं कर रहे, आप करोगे तो हो जाएगा। सॉरी हिंदी मीडियम का मुझे आइडिया नहीं है, विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट। CDS पेपर 1 बिल्कुल मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन सीसैट आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करो बस, जस्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से? फाइंड फ्रॉम UPSC's वेबसाइट, यू डाउनलोड द पेपर और वहीं से यू डाउनलोड द आंसर की ऑल्सो, वहीं से डाउनलोड करना। मैंने जो फाइल में अटैच किया UPSC की आंसर की अटैच की है। नो, डोंट प्रैक्टिस डिफिकल्ट मैथ्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 5 साल के PYQ, कांट से दिस इनफ। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ये तो मैंने बता दिया आपको। नॉन UPSC बुक्स सजेस्ट नॉवेल्स, नहीं यार, इस पर्पस से मत पढ़ो नॉवल, वैसे पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी बहुत नॉवेल्स पढ़ता हूँ, बट डोंट रीड इट फॉर दिस। नाउ हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर CSAT, जस्ट PYQ की वीडियो एड सारथी पे जाके देख लो, कहीं भी जिसने भी डाल रखी है, मैंने एड सारथी में देखी थी, कहीं भी आई हैव सीन स्निग्धा मैम्स वीडियोस, अब वहाँ आयुष सर पढ़ाते हैं, कहीं और भी देखना चाहो, वेर एवर यू वांट टू सी इट फ्रॉम, PYQ की वीडियोस देख के कर लो। एंड कॉम्प्रिहेंशन अब आपको बता दिया, अब आप खुद से अटेम्प्ट करना, राइट। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस अगेन PYQ की वीडियो देखो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू मैथ्स, राइट। तो ईच सेक्शन और क्वेश्चन की बात नहीं है, यू आइडेंटिफाई 45 to 40 इजी क्वेश्चंस एंड ट्राई सॉल्विंग देम इन 1.5 आवर्स। ये कर लिया, आपका ब्रेन, आपका वैसे ही जो ब्रेन है वो एंजाइटी से मुक्त हो जाएगा। कोई ऐसे ट्रैप्स नहीं होते यार, ये सब छोड़ो, डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाउ इन 30 डेज। यार 4 से 5 दिन लगते हैं CSAT का काम करने के लिए, ठीक है। 5 साल के PYQ कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज मत करो CSAT के लिए, प्रीवियस ईयर करो। अभ्यास देने जा रहे हो, सुबह अभ्यास दो, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अभ्यास किसी को भी, बट अगर आप जा रहे हो, आपका मन है, तो शाम को अभ्यास का CSAT मत करो, एक प्रीवियस ईयर कर लो यार, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसके आपको आंसर थोड़ी याद होंगे, प्रीवियस ईयर कर लो, राइट। दिस आई हैव डेल्ट विद। What to eat during the afternoon? This is a very good question. I would say what I used to eat was light sandwiches. What I used to eat was sandwiches of cucumber and tomato. अगर आपने कुछ बहुत हैवी खा लिया, you will feel sleepy. अगर आपने कुछ नहीं खाया, you will get a headache. So somewhere in the middle. Working professionals, just डेली रूटीन मत करो CSAT के लिए, हफ्ते में एक दिन निकालो जिस दिन आप सिर्फ CSAT करोगे, दैट इज बेटर। दिस आई हैव डन, assumption thing, this I have done. Flipping is the best method and बाकी जो मैं बता सकता था मैं बता चुका हूँ, right? So thank you for watching, thank you for your time, I'll see you in the next one.